पर्यावरण संसद एवं बक्सबाहा सम्मान समारोह। पर्यावरण बचाने के लिए बदलनी होगी सभ्य लोगों की परिभाषा। राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय पर्यावरण संसद एवं सम्मान समारोह में एक मंच पर जुटे देश भर के 200 पर्यावरणविद। भारत के वन पुरुष पद्मश्री जादा पाइंग असम, पद्मश्री बाबूलाल दाहिया मध्य प्रदेश, डॉक्टर श्याम सुंदर पालीवाल राजस्थान ने रखे अपने विचार। देश भर की 110 हस्तियों को पर्यावरण योद्धा सम्मान, 40 नेशनल यूथ आइकॉन अवार्ड, पत्रकारों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं को दिया गया पर्यावरण सहभागिता सम्मान। 20 अक्टूबर 2024 भोपाल। दुनिया भर में भावी पीढ़ियों के लिए पर्यावरण बचाना है तो इसकी शुरुआत आज ही खुद से करें। हमें सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के साथ चलते हुए पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना होगा। जल, जंगल, जमीन, नदियों और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए समाज में सभ्य लोगों की परिभाषा को बदलना होगा। हमेशा कोट पैंट पहनकर अंग्रेजी बोलना ही जेंटलमैन की पहचान नहीं। अब देखा जाए कि उस व्यक्ति ने जीवन में कितने पेड़ लगाए और पर्यावरण को बचाने के लिए क्या प्रयास किया। ये बहुमूल्य विचार राष्ट्रीय पर्यावरण संसद एवं बक्सबाहा सम्मान समारोह में पर्यावरण विशेषज्ञों ने रखे। गोयल सिरसा हरियाणा से आया हूँ। पिछले 16 वर्षों से राष्ट्रीय स्तर पर जल संरक्षण का काम कर रहा हूँ। व्यवसाय से मैं एडवोकेट हूँ, इनकम टैक्स की प्रैक्टिस करता हूँ। तो ये जल से आप जुड़े हुए हो, जल के लिए, संरक्षण के लिए आप कार्य कर रहे हो। अभी तक तालाबों में जो गंदगी या जो लगातार गंदा पानी फैक्ट्रियों से निकल कर आ रहा है, उसको रोकथाम के लिए किस प्रकार से सरकार की सहायता दी है? देखिए, ये एक ऐसी समस्या है, आम आदमी ये समझता है कि ये सरकार का काम है, लेकिन हमारा अनुभव है कि सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती जब तक जनता उसे अपना समस्या ना माने। और ये वास्तव में जनता द्वारा क्रिएट की जा रही संस्था है। ये जितना कचरा, जितना कूड़ा करकट पानी में डाला जा रहा है, चाहे वो नदी में है, तालाब में है, कहीं भी है, वो जनता डालते है। सरकार या जनता के जो मेरे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता है, वो उसे साफ करने का काम करते हैं, लेकिन लोग मानते नहीं। उनके साफ करते करते भी देखते देखते और वो कूड़ा डाल देते हैं। तो इसके लिए जो सरकार प्रयास कर रही है, वो निश्चित रूप से यदि जनता उसमें सहयोग करे तो और जल्दी हल हो जाएगी, वरना उसमें ज्यादा समय लगेगा। अभी ये आज पर्यावरण संरक्षण का जो प्रोग्राम आप भोपाल में आज आप सम्मान समारोह आपने किया है भोपाल में, इसमें विभिन्न मुद्दे पर चर्चा हुई है। जिस प्रकार बोला गया कि वृक्ष लगाओ, देश बचाओ, तो वृक्ष बचाने के लिए आप लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनसंख्या वृद्धि हो रही है। अगर इस पे रोकथाम करते तो वृक्ष तो ऑटोमेटिक बच जाएंगे। तो उसके लिए आपने क्या? ऐसा दो पक्ष है। एक वृक्ष लगाना यानी पौधारोपण करना, उसकी देखभाल करना, उसे वृक्ष बनाना। दूसरा जो ऑलरेडी वृक्ष है, कोई 20 साल का है, कोई 50 साल का है, कोई 100 साल का भी है, उनको विकास के नाम पर काटा जा रहा है। तो ये जो सड़क बन रही है उसमें जो काट रहे हैं, वो रास्ते के लिए काट रहे हैं, लेकिन जहाँ जंगल है, जैसे बक्सवा के जंगल को काट रहे थे केवल इसलिए कि उसमें नीचे हीरे की खदान का पता लग गया। तो हीरों के लिए वो वृक्ष काटना, हम समझते हैं कि वो हीरे जो असली हीरे हैं उनको छोड़कर पत्थर वाले हीरे जो है वो निकाले जा रहे हैं। उससे सरकार को निश्चित रूप से अरबों रुपए का राजस्व मिलता, कुछ धनी लोगों को बहुत फायदा होता, लेकिन जो वृक्ष वहां कट जाते हैं, जितने लाखों पशु पक्षी जो वहां रह रहे हैं, जो हजारों की संख्या में व्यक्ति वहां रह रहे हैं, वो निराश्रित हो जाते। और ऐसे में पर्यावरण को भी बहुत हानि होने वाली थी। तो उस आंदोलन से सरकार ने उस आदेश को वापस लिया जिसमें उसे काटने का नाम लिया था। मैंने ये एक जल चालीसा लिखा है, इसकी अब तक 75,000 कापियां छप चुकी हैं और अंग्रेजी, नेपाली, फ्रेंच भाषा के सहित 36 भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। जल क्यों बचाएं,
कैसे बचाएं, पानी की कमी क्यों है, इन सारे जल से संबंधित सभी विषयों पर, पर्यावरण के अन्य विषयों पर इसमें चर्चा की गई है। हनुमान चालीसा की तर्ज पर यह पूरी तरह बनी हुई है और लोग इसे बहुत पसंद करते हैं, उसी तर्ज में गाते हैं। ठीक है, नाम बता दीजिए एक बार अपना। नाम बता दीजिए आपका। मैं रमेश गोयल, एडवोकेट, सिरसा, हरियाणा। ठीक है। इस वक्त आर के पालीवाल सर हैं हमारे साथ में, मुख्य आयकर आयुक्त हैं छत्तीसगढ़ के, रह चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, और आज यहाँ पर पर्यावरण को लेकर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था जिसमें भाग लेने किया है। सर क्या कहना है सर? देखिए, पर्यावरण एक ऐसा मुद्दा है जिस पे हम सबको साथ आना पड़ेगा, क्योंकि आजकल देखिए रोटी कपड़ा मकान की बात सब करते हैं, लेकिन उसके पहले भी जलवायु की बात होनी चाहिए, क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान के बिना हम कुछ दिन जीवित रह सकते हैं। वायु, ऑक्सीजन के बिना हमने कोरोना में देखा है कैसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए शहरों में लोग तड़प रहे थे सड़कों पे। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमने ऑक्सीजन के जो टैंकर थे, पेड़ को मैं ऑक्सीजन के टैंकर मानता हूं, उनको हम पिछले 50 साल से बेतहाशा काटते आ रहे हैं। जंगल काट रहे हैं, शहर के पेड़ काट रहे हैं, लेकिन लगा कितने रहे हैं? तो आज हम इस हालत में पहुंच गए कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अब ये कहती है कि आने वाले 5-10 साल में शायद ही कोई स्वस्थ व्यक्ति बचेगा, वो केवल जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण। तो अगर हमको अपनी आने वाली पीढ़ियों को बचाना है तो हमें पर्यावरण के मुद्दे को सबसे ऊपर लाना पड़ेगा। हमें संसद में भी इसकी आवाज उठानी पड़ेगी, विधानसभाओं में भी आवाज उठानी पड़ेगी, और एक नागरिक के रूप में हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि गांधी कहते थे कि दूसरे को कहने से पहले खुद हम कुछ काम करें, खुद अमल करें। और मेरा तो अब ये मानना है कि सभ्य व्यक्ति की परिभाषा बदल देनी चाहिए। सभ्य व्यक्ति उसको माना जाना चाहिए जो प्रकृति से जितना लेता है कम से कम उतना प्रकृति को लौटाता है। तो अगर हम इस एंगल से सोचेंगे तो मुझे लगता है हमारे नेता, हमारे अधिकारी, ज्यादातर प्रबुद्ध नागरिक जो अपने आप को सभ्य व्यक्ति कहते हैं, वो शायद असभ्य माने जाएंगे, और जिनको हम जंगली, आदिवासी, असभ्य कहते हैं और कहते हैं कि उनको मुख्य धारा में लाएंगे। कौन सी मुख्य धारा? ये शहर और महानगर जहाँ पे सांस लेने के लिए शुद्ध हवा नहीं, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं। तो हमें अपना पूरा चिंतन, पूरी दृष्टि बदलनी पड़ेगी। हमें पर्यावरण के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। उल्टा होना चाहिए, हमें शहर के लोगों को बताना पड़ेगा कि उन्होंने पर्यावरण को एक तरह से डेफिसिट में वो ले आए हैं। तो जैसे बजट घाटे की बात करते हैं, पर्यावरण घाटे पे भी बात करनी पड़ेगी हमको, और शहरों के पर्यावरण घाटे को हम कैसे कम कर सकते हैं, इसके ऊपर हम सबको मिलके सोचना पड़ेगा। एक सवाल है, सरकारें कहती तो हैं कि पेड़ लगाएंगे, पेड़ों को नहीं काटा जाएगा, परंतु अंधाधुंध कटाई हो रही है। और राजधानी भोपाल के अंदर ही मैं आपको बताऊं कि जितनी भी आरा मशीन है, और भी जगह पे आरा मशीन है, वो पूरी फुल भरी है, पूरी लकड़ी वहां पे पहुंचे। तो इस मामले को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि फॉरेस्ट के जितने अधिकारी कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। देखिए, अभी आज में ही काफी लोगों का सम्मान हुआ है जिन्होंने बक्सवाहा का जंगल बचाने के लिए आंदोलन किया। उसी तरह से भोपाल में जो बड़े बड़े बंगले बनाने की बात थी सरकारी अधिकारियों के लिए, मंत्रियों के लिए, उस पे एक आंदोलन हुआ। तो मुझे लगता है कि इस तरह के आंदोलन केवल किसी खास मुद्दे पे नहीं होने चाहिए, ये हमारी रोजमर्रा की आदत में आना चाहिए कि कोई भी इलेक्शन हो, पार्षद का इलेक्शन हो, विधानसभा का इलेक्शन हो या संसद का इलेक्शन हो, जो भी आपसे वोट मांगने आए, आप उसकी कॉलोनी में पर्यावरण को लेके एक शपथ पत्र उससे लेना चाहिए, ताकि वहां जाके भी वो आपकी बात उठाए। और केवल आंदोलन करने की क्या जरूरत है हमको तो अपने घर से शुरुआत करनी है, अपनी कॉलोनी से शुरुआत करनी है। मैं छोटी सी बात बताऊं, हम जिस कॉलोनी में भोपाल में रहते हैं, हमने कुछ साथियों से मिलके उस कॉलोनाइजर से कहा कि तुम बाकी में तो प्लॉट काट दो, लेकिन एक जगह आपको कॉलोनी का वन के लिए छोड़ना पड़ेगा। और ये शायद पहली कॉलोनी है भोपाल की
11 मील गार्डन सिटी, जहां पे कॉलोनी का एक वन लगाया गया है कि काफी बड़े एरिया में केवल नीम, पीपल और बड़े बड़े पेड़ रहेंगे, ताकि ये कॉलोनी कभी भी ऑक्सीजन की